सोचिए किसी सब्जियों के बाजार में कोई बहुत बड़ा खरीदार आ जाए और वो मार्केट से सारे के सारे टमाटर उठा ले, फिर उसे धीरे धीरे करके अपनी दुकान से मार्केट में बेचे। तो इससे क्या होगा? जाहिर है टमाटर की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और इस वजह से उसकी कीमतों में उछाल देखा जाएगा। ऐसा ही कुछ शेयर मार्केट में भी हुआ था। अब हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट सामने आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिर पड़े थे। लास्ट ईयर 24 जनवरी 2023 को हिडनबर्ग की अडानी ग्रुप को लेकर रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद से कंपनियों के शेयर में जो सुनामी आया था, वो काफी लंबे समय तक चला था। लेकिन ये उतार चढ़ाव शेयर मार्केट का एक नया नहीं है, ये काफी टाइम पहले से हो रहा है। ऐसा ही 25 साल पहले भी कुछ हुआ था और ऐसा ही मार्केट के अंदर देखने को मिला था। शुरुआत में हमने आपको मार्केट और टमाटर खरीदार वाला एग्जाम्पल दिया था। सेम थ्योरी को अगर हम स्टॉक मार्केट से रिलेट करके देखें तो क्या होगा? अगर आप किसी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि किसी भी स्टॉक के प्राइस में अनस्टेबिलिटी आने का प्राइमरी फैक्टर डिमांड एंड सप्लाई होता है। इसी तरह से किसी शेयर की डिमांड कम है तो उसके प्राइस भी कम होते हैं। वैसे ही अगर किसी शेयर की डिमांड काफी ज्यादा है तो उसकी कीमत भी ज्यादा होती है। अब जिसकी वजह से लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि अगर किसी शेयर की कीमत काफी ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि वो कंपनी अच्छी ही होगी। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है। क्या अगर ऐसा हो कि उस शेयर की डिमांड इंटेंशनली बढ़ाई जाए, फिर क्या होगा? मतलब कुछ लोग अगर मिलकर काफी हाई वॉल्यूम्स में किसी शेयर में ट्रेड करने लगे तो उससे शेयर की डिमांड में काफी ज्यादा उछाल देखने को मिलता है, यानी कि डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलता है। आज आपको मैं ऐसी ही कुछ स्कीम बताने जा रही हूं जिसकी वजह से मार्केट में 40,000 करोड़ का घोटाला देखने को मिला था। अब ये भी कह सकते हैं घोटाला हर्षद मेहता से जुड़ा है, क्योंकि इस घोटाले को करने वाले उन्हीं के ट्रेनी थे। अब ये कहानी 90s के सेकेंड हाफ में शुरू होती है, जब इंटरनेट एक नई टेक्नोलॉजी थी और लोग इसके बारे में उस टाइम पे सिर्फ पढ़ और सुन ही रहे थे। इंटरनेट से जुड़ी कंपनियों के लिए शेयर बाजार की डिस्कशन सबसे ज्यादा फेवरेट हुआ करती थी। इस माहौल में केतन पारेख की एंट्री हुई, जो ब्रोकर के परिवार में पैदा हुए थे और फिर खुद एक स्टॉक ब्रोकर बन गए। केतन बॉम्बे और कोलकाता दोनों एक्सचेंजेस में काम करते थे। वो दलाल स्ट्रीट पर एक उभरते हुए सितारे थे। इसके साथ ही साथ केतन ने इंटरनेट की लहर से पैसा कमाना चुना, लेकिन इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी कंपनियों के साथ नहीं, बल्कि इसके लिए उन्होंने चेन्नई की एक अनजान कंपनी जिसका नाम है पेंटाफोर सॉफ्टवेयर, उसको चुना। पेंटाफोर पहले से ही एक गलत काम कर चुकी थी और काफी प्रॉब्लम्स में थी, इसलिए इसके शेयर्स थे काफी सस्ते थे। पेंटाफोर और भी ज्यादा पैसा जुटाना चाहती थी और उसके लिए उन्होंने केतन के साथ एक डील कर ली। प्रमोटर ने केतन को अपने जो शेयर्स थे वो बेच दिए और केतन ने इसे बेचना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने फ्रेंड्स के थ्रू इसे खरीदना शुरू कर दिया और इस तरह से कीमत में उछाल आ गया। केतन ने गलत तरीके से प्राइस में ग्रोथ की थी, लेकिन उसे उन कीमतों पर खरीदने के लिए किसी की जरूरत थी और उसके पास थे ये लोग। वो धीरे धीरे अपने फंड हाउस में डाल सकता था और पैसे कमा सकता था। इस स्कीम को पेंटाफोर फॉर्मूला कहा जाने लगा, यानी कि स्कीम का नाम था पेंटाफोर फॉर्मूला। सक्सेसफुल होने के बाद केतन ने कई शेयरों के साथ ऐसा करना चालू कर दिया। जी मीडिया, HFCL, रिनबैक्सी के साथ साथ 10 स्टॉक जिनके साथ केतन ने फॉर्मूला अपनाया था, उन्हें K10 के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद ये K10 स्टॉक बढ़े और बढ़ते ही चले गए। केतन ने अपने शेयरों को लेने के लिए और भी ज्यादा प्रमोटर्स को अपने शेयर में शामिल कर लिया और कीमत बढ़ने लगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को रिस्क देने के लिए उनको कन्विंस किया। अब केपी ने अपनी धोखाधड़ी में एक और रास्ता भी जोड़ लिया था। भारत ने मॉरिशस के साथ DTAA डबल टैक्सेशन से रेस्क्यू अग्रीमेंट पर साइन किया था। मॉरिशस के बाहर बेस्ड फंडों को केवल मॉरिशस के रेट पर कैपिटल गेन पर टैक्स चुकाना पड़ता है, भारत के रेट पर नहीं। और मॉरिशस में स्टॉक गेन पर 0% टैक्स था। केपी ने स्कीम का टैक्स बेनिफिट उठाया और इसको यूज करके काफी लंबी छलांग लगाई और उसके बाद कुछ शेल कंपनियों को फंड हाउस बनाया, जो कुछ और नहीं बल्कि उनकी ही प्रैक्टिसेस के लिए एक प्लान था। पैसे निकालने और वापस लाने के इस तरीके को राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है। उन्होंने कीमत बढ़ाने के लिए प्रमोटर से ब्लैक मनी को फिर से वापस से उस रूट में लेके आए ताकि वो ब्लैक मनी वाइट हो जाए। केतन पारेख के घोटाले की खबर सबसे पहले तब सुर्खियों में आई जब बैंक ऑफ इंडिया की बम्बई ब्रांच ने आरोप लगाया कि उन्होंने उनके साथ 137 करोड़ रुपीस की धोखाधड़ी करी है। इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की सुचेता दलाल ने पूरे घोटाले का पर्दाफाश किया और इस पर एक रिपोर्ट भी पब्लिश की और यहीं से उनकी तबाही चालू हो गई और 2001 में शेयर बाजार में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली। आरबीआई ने पारेख के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की।
केतन पारेख को इनसाइडर ट्रेडिंग करते हुए भी पकड़ा गया और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्हें शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए भी दोषी ठहराया गया। साल 2009 में मार्केट रेगुलेटर सेबी को पता चला कि वो इलीगल एक्टिविटीज को अंजाम देने के लिए फ्रंट कंपनियों का यूज कर रहे थे। इस तरह उस इन्वेस्टिगेशन के बाद लगभग 26 इंस्टीट्यूशन को बिजनेस करने से प्रोहिबिट कर दिया गया। बाद में मार्च 2014 में पारेख को सीबीआई के लिए एक स्पेशल कोर्ट ने धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया और 2 साल की रिग्रेस इम्प्रिजमेंट की सजा सुनाई। उसके बाद साल 2018 में भी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उन्हें करीबन 3 साल की सजा सुनाई। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने केतन पारेख को अपनी बेटी की मेडिकल नीड्स को पूरा करने के लिए यूनाइटेड किंगडम जाने की परमिशन दे दी और अब ये बताया जा रहा है कि केतन पारेख वहीं पे अपनी बेटी के साथ सेटल हो चुके हैं।